तो राधा द्रविड़ीज अपन चैप्टर थर्ड करेंगे। जैसे अपन ने चैप्टर सेकंड तो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं सर। उसमें हमने सब समझ लिया पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, उनकी इक्वेशंस क्या होती है सर। ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमें ये हमने पढ़ लिया है। तो अब अपन थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल्स पढ़ा था सर। उसमें क्या था, एक वेरिएबल था जिसमें हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अपने बहुत पढ़े हुए हैं। अब अपन टू वेरिएबल्स का सर किसकी बात करें, जिसमें वेरिएबल दो होंगे पर लीनियर होंगे। लीनियर होंगे का मतलब क्या है सर, लीनियर होने का मतलब है सर कि अपन एक्स या वाई जो डिनोट करते हैं अपन वेरिएबल से, उनकी पावर वन होगी। ठीक है सर, पावर वन होगी और ये काम हो जाएगा, हम समझ गए। ठीक है सर, अगर ये समझ गए तो अपन यहाँ इस चैप्टर में क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा है तो भी सही है, ये वाला वीडियो देखा है तो भी आपको सब समझ आएगा। हम पहले वाली वीडियो में जितना हो सके बेस बनाने की कोशिश करते हैं, और इस वीडियोज में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रील लगाते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। क्योंकि देखो, आप इस चैनल पे आते हो तो आने का रीजन एक ही है कि आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में आंसर दे रखे होंगे, सबके आंसर हैं। और हमने क्या बोला सर, आप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी क्वेरी आ रही है, तो जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को मेरे को भेज देना सर। इस स्लाइड पे क्वेश्चन था ये, या फिर ये क्वेश्चन इस पॉइंट पे था, किस पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे भेज दोगे तो हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपको वो आंसर सॉल्यूशन लेने की कोशिश करो। और हमारे प्लान से वो आगे कमिंग सून आपको पता चलेंगे। ठीक है सर, तो हम पुरानी एक बार समरी पढ़ लें। समरी पढ़ने से क्या होगा सर, समरी पढ़ने से हमें वापस याद आएगा, रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे कि सर क्या पढ़ा था हमने, जैसे हमने ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड पढ़े थे। ग्राफिकल मेथड जिसमें ग्राफिकली हमें शो करूंगा कि वो लाइन किधर जा रही है किधर नहीं जा रही है। समझ गया था, याद है अपन, जिससे वन पॉइंट होता है, टू पॉइंट होता है, यूनिक पॉइंट होता है, पैरेलल पॉइंट। कौन सा पॉइंट होता है, तीन तरह के पॉइंट्स, कंसिस्टेंट दो, कंसिस्टेंट नॉन अनकंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंट के अंदर एक और होता है डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल्स है। ठीक है, हमें पता है। तो अलजेब्रिक मेथड और अपन ग्राफिकल मेथड पढ़े थे। ठीक है, फिर ग्राफिकल मेथड में हमने पढ़ा था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और एक कंसिस्टेंट ही होता है पर वो उसको अपन डिपेंडेंट बोल देते हैं। उसका मतलब क्या था सर, हमें अगर अब किसी ने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो क्या सेकंड वीडियो में हमें सब समझ में आ जाएगा। हमें ये देखने की जरूरत है जरूर। इसमें आपको बेसिक से लेके सब लिया हमने, सिर्फ इसमें क्वेश्चन ही लिया। आप कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप भी आ सकते हो, यहाँ ज्वाइन हो सकते हो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या था। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब ये था, जो भी मैं अगर कोई भी क्वेश्चन लिखता हूँ या कोई भी क्वेश्चन लिखता हूँ, कितने लिखता हूँ सर, दो लिखता हूँ अगर इक्वेशन। अगर मैं कोई भी दो इक्वेशन लिखता हूँ तो अगर उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस, अगर उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन, अगर वो दो लाइन, देखो हर एक इक्वेशन लाइन होती है। एक इक्वेशन लाइन होती है, उसको अपन किस में रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेशन में ले लो। अब कोई भी शेप ले लो ना सर, पैराबोला ले लो, एलिप्स ले लो, कोई भी ले लो, उसमें अगर वो उसके जो इक्वेशन होगी वो उस लाइन, उस शेप को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है सर, तो जो दो लाइन अपन जनरली लाइन मानते हैं, स्ट्रेट लाइन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। हमने पढ़ लिया था, सी होता है वाई इंटरसेप्ट, क्या है एक्स इंटरसेप्ट, और एक्स होता है जो अपना एक्स होता है, एम होता है स्लोप जो हमने पढ़ी थी। हाँ सर, स्लोप क्या होती है, दो बीच की ये जो इसकी स्लोप आ रही होती है इन पॉइंट पे, इसको अपन स्लोप कहते हैं, वाई अपना वाई इंटरसेक्ट। ठीक है, तो अगर दो लाइंस एक पॉइंट पे मिलती है, वन पॉइंट पे मिलती है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक सॉल्यूशन मिलेगा। जिस भी पॉइंट पे अगर लाइन मिलती है दो, तो उसके क्या होते हैं सॉल्यूशन होते हैं। क्योंकि अगर मिल रही है तो दोनों में से एक सॉल्यूशन निकल, अब वही बात है ना, दो प्रॉब्लम्स है कि आपकी जिंदगी में कोई दो प्रॉब्लम मिल रही है, मतलब दोनों का एक सॉल्यूशन निकल सकता है। वैसे ही इसमें भी एक प्रॉब्लम, एक सॉल्यूशन निकल जाता है, जिसको अपन बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं अपन, यूनिक सॉल्यूशन। और इसको बोलते हैं अपन कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। और डिपेंडेंट, डिपेंडेंट जो कंसिस्टेंट के अंदर ही आता है, उसमें होता है कि दो लाइनें, सर क्या बता रहे हो, दो लाइनें, दो लाइनें अगर एक साथ जा रही हो, अगर कॉन्साइड कर रही हो, क्या बोलते हैं सर, कॉन्साइड कर रही हो, पर कॉन्साइड करती है, तो अपन क्या बोलते हैं उसको, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन अगर मिलती जा रही है, मतलब सॉल्यूशन एक ही देती जा रही है, बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे देती जा रही है, उसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और थर्ड पॉइंट बनता है इनकंसिस्टेंट, मतलब मिल ही नहीं है। मिल ही नहीं का मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन है तो मिल ही नहीं रही, मिल नहीं रही, खत्म बात। ठीक है सर, तो इसमें अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड पढ़े थे, दो मेथड्स पढ़ते हैं जिससे अपन ने इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अपन ने पढ़ा था कि बिना ग्राफिकल मेथड के भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, कंसिस्टेंट और मेथड से भी पहले जान के कि कंसिस्टेंट है या नहीं कंसिस्टेंट। हम उसके सॉल्यूशन भी जान सकते हैं सर कि सॉल्यूशन है भी नहीं, फिर उसके बाद अपन सॉल्यूशन है ही नहीं सर, तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व क्यों करना। हम ये भी पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं सर, ऐसे पता कर सकते हैं कि जो भी दो इक्वेशन ले रखी हो वो इस इन फॉर्म्स में दे रखी होगी। किस फॉर्म में दे रखी हो, प्लस तो अपन एनोटेशन के लिए है, माइनस भी हो सकता है यहाँ। ठीक है, पर अपनी जो जर्नल फॉर्म होती है इक्वेशन की वो इस फॉर्म में होती है। ठीक है, इसमें इसमें जो a1/a2 होता है, मतलब क्या, x के आगे जो कोफिशिएंट है वो a1, और जो सेकंड इक्वेशन में x के आगे कोफिशिएंट है वो, है ना, ये दोनों का रेशो
इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन, अगर ये सब इक्वल है तो ये क्या है, सब इक्वल है तो ये है इनफाइनाइट। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इससे एक काट दूं, क्या कर दूं, b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल से नहीं मानूं, तो इसके नो सॉल्यूशन, का मतलब पैरेलल, का मतलब पैरेलल, उसमें एक और काट दूं, मतलब ये तो वैसे इस पॉइंट तक जाता ही नहीं है। अगर आपने यही नहीं हो रहा है तो आगे तो अपन को करना ही नहीं है। ठीक है। तो अगर यही नहीं होता है तो इसको क्या बोल देंगे, है एक सॉल्यूशन। मतलब अगर पहली स्टेप नहीं हो रही है मतलब एक सॉल्यूशन तो आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक यूनिक सॉल्यूशन तो मिल रहा है। अगर ये हो रही है पर ये नहीं हो रही है तो सर आपको क्या मिल रहा है, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, पैरेलल है। और तीनों ही हो रही है मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है, बहुत सारे सॉल्यूशन। ठीक है सर, हम समझ गए। तो यही क्या बता रखा था, हाँ सर यही बता रखा था इन पॉइंट्स में। और आगे जाके अपन और इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप खुद करोगे और मैं करूँगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको इस वीडियो के बाद कोई भी, सर क्या, कोई भी एग्जाम होगा आप पूरा कर दोगे, बोर्ड्स का हो कुछ भी हो। सर इस वीडियो के एंड में हमने आपको एक एक कोर्स भी दे रखा है, वो आपको पता चलेगा क्या होगा वो। ठीक है सर, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, पैरेलल पॉइंट्स या कॉन्सेप्ट। पॉइंट्स मतलब एक सॉल्यूशन, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये आपको बताना है। हमने जाना था कि बिना सॉल्यूशन के, बिना मेथड के लगाए भी अपन जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, A1 अपॉन B2 इनके रेशियो से। ठीक है सर। सर फर्स्ट सेकंड थर्ड करना बहुत ईजी है, जल्दी कर दो सर, ये हमें पता है। A1 अपॉन A2 मतलब A1 अपॉन A2 5/7। ठीक है सर। आगे क्या है, -4/-6। देखो A1 अपॉन B2 B1 अपॉन में कोफिशिएंट, कोफिशिएंट में अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव, और मतलब इसके साइंस तो ऑब्वियसली अपन लेते हैं इसमें। ठीक है। तो -4/6। सर अगर आपको ये समझ में आ रहा है मतलब आप चाहते रहो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। 8/-9 ये क्या होता है, C1/C2 8/-9। अपन क्या देख लेते हैं, पहले तो 5/7 और 1/4 ये तो अपन बाद में देखेंगे, ये तो अपन बाद में देखेंगे, पहले तो ये देख लेते हैं। इसको अपन किस पॉइंट पे काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 से कॉमनली काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, तो 2 बार, इसको 3 बार। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, -2/3। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं सर ये तो लोएस्ट फॉर्म में जा ही नहीं सकता है इसकी, और ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गया सर, ये तो हमारा ये पैरेलल की तरफ हमें इशारा कर रहा है कि हम पैरेलल बनना चाहते हैं। ठीक, इनको पैरेलल बनना दो। सेकंड देख लेते हैं, 9/18। ठीक है सर, 9/18 3/6 इक्वल्स टू 12/24। अरे सर जल्दी जल्दी कर दो, 1/2 1/2 1/2, ये 12 बार कटता है, 3 बार कटता है, और ये 9 बार कट रहा है। सर सब इक्वल है, सब इक्वल है, मतलब ये तो बोल रहा है कि मैं तो आगे तक सॉल्यूशन तक जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा। ठीक है। थर्ड वाले क्या बता रहा है, 6/2 इक्वल्स टू -3/-1 इक्वल्स टू 10/9। सर ये क्या बोल रहा है कि तुम सही हो, मैं 2 बार कट रहा हूँ, वो दोनों बार कट रहा है, 2 1 2 और 2 3 6। ये बोल रहा है कि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, पर ये क्या आ रहा है, 10/9 जिसका लोएस्ट फॉर्म नहीं होता है। तो ये नहीं हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अगर एक हो रहा है और एक नहीं हो रहा है का मतलब ये तो उनको इशारा कर रहा है कि, अच्छा सॉरी, हाँ ये तो इशारा कर रहा है कि ये तो है पैरेलल सॉल्यूशन। सॉरी सर, आपने गलती में, आपने जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें फर्स्ट फॉर्मूले में गलती कर दी थी, थोड़े फ्लो में चले गए। तो कोई नहीं, फ्लो में चले गए तो अपन ये लिख लेते हैं। ठीक। अगर पहला सॉल्यूशन ही नहीं होता है तो अपन इसको क्या बोलते हैं, वन सॉल्यूशन। सब स्टिक तो हो जाती है, कोई नहीं, इसको क्या बोलते हैं, वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, वन सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन। लास्ट क्या था, पैरेलल सॉल्यूशन। पैरेलल सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट तो हो रहा है पर लास्ट पार्ट नहीं हो रहा है। सर अपन सीख पाते हैं तो वही अपनी लर्निंग होती है। ठीक है सर, पैरेलल होता है और अगर पहला ही नहीं होता तो हम उसको बोलते हैं वन सॉल्यूशन। ठीक है, अपन आगे बढ़ सकते हैं। मैंने फ्री साइड दे रखी थी वैसे तो करने के लिए, पर अपन ने एक ही में सब घुसा दिया। थोड़ा छोटा सा काम था सर, इसमें क्या अपन ज़्यादा करेंगे। क्या था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट में डिपेंडेंट देखना, अपन को सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लिखना है। ये कैसे पता करता हूँ, ये सिंपल सा पता है कि यूनिक सॉल्यूशन है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। यूनिक सॉल्यूशन है 3/2, 2/-, और देखो एक चीज याद रखना, इक्वल्स टू के, देखो अगर C1/C2 को आपको लिखना है ना, तो उस जर्नल इक्वेशन कैसी थी, जर्नल इक्वेशन में उसके A1 A1x प्लस B1x प्लस C1 इक्वल्स टू 0, तो इक्वल्स टू 0 था। यहाँ पर C1 इक्वल्स टू इधर नहीं था, किस साइड था, लेफ्ट साइड था। तो अपन को हर इक्वेशन को इसको लेफ्ट साइड ही लेके आना है। ठीक है, लेफ्ट साइड लेके आना है, तो इस इक्वेशन को ये -5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ये -5 इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा अपना -7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3/2 इक्वल्स टू 2/-3। ठीक है। अब पहले तो ये देख लेते हैं, ये दोनों ही इक्वल नहीं, क्योंकि 3/2 2/3 है, तो इनके दोनों के रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 0.66। तो दोनों ही पॉइंट नहीं हो रहा है, मतलब नहीं हो रहा है। अगर पहले ही दोनों नहीं हो रहा है, हमने पहले ही सीखा था, तो अब तो हमें अच्छे से ही याद है कि ये
वन सॉल्यूशन की तरफ इशारा कर रहा है, यूनिकनेस की तरफ। अगर यूनिकनेस की तरफ इशारा कर रहा है तो ये बोल रहा है मैं कंसिस्टेंट ही हूँ, मैं कंसिस्टेंटली काम कर रहा हूँ, मैं एक सॉल्यूशन देता जा रहा हूँ आपको। अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा था? अगले क्वेश्चन में दे रखा था अपना सर सेकंड वाला क्या दे रखा है सर? सेकंड वाला ये दे रखा है अपन को A1 ये दे रखा है, A2 ये दे रखा है, B1 ये दे रखा है और B2 ये दे रखा है और C1 C2 ये दे रखा है। तो C1 C2 कितना है? -7 और -14। क्यों सर? क्योंकि इक्वल्स टू के वन इधर लेंगे, ठीक है सर। अगर ऐसे लेंगे तो 3/2 अपॉन अपॉन सर 9/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। 9/1 9 ही होता है। तो इसमें क्या अपन बोलते हैं कि नीचे से इसके नीचे और इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर, मतलब ऐसे और ऐसे सर। एक स्मॉल सेमी सर्कल और एक बड़ा सेमी सर्कल, कितना हो जाएंगे सर? सर फटाफट बताओ। 9/18। तो इसको सर अगर लोएस्ट फॉर्म में डालेंगे तो 1/6 में डाल सकते हैं सर, ठीक है सर। अगर 1/6 में डालेंगे तो अगला देख सकते हैं, अगला देख सकते हैं। अगला देख लेते हैं तो 5/3 अपॉन -10/1। इसको इससे सर, तो ये हो जाएगा माइनस नहीं 5 ही सर। 5/30 माइनस, मतलब 1/-6 सर। सर ये -1/6 आ रहा है और जो दूसरा वाला क्या आ रहा था सर? सर अगले वाले पेज पे देख लेते हैं। एक एक आ रहा है सर 1/6 और एक आ रहा है -1/6। सर ये पहला ही नहीं आ रहा सर, हमें पहला ही नहीं आ रहा मतलब हमें ये पता है ये इनकंसिस्टेंट नहीं है सर, कंसिस्टेंट है। ये एक यूनिक सॉल्यूशन की तरफ हमें ले जा रहा है और हमें बोल रहा है एक सॉल्यूशन तो उसका हो सकता है, का मतलब वन सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है? ये वन सॉल्यूशन तो पॉसिबल है, ठीक है। वन सॉल्यूशन अगर पॉसिबल है तो अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है अक्सर? अगले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, क्या ये प्रैक्टिस में दे सर? 2 मिनट में कर देंगे। क्या है क्वेश्चन सर? क्वेश्चन है 4/3, इधर तो है 4/3 और इधर है 2 सर। 4/3 और इधर तो है 2, इधर तो है सर 4/3 और इधर तो है 2। इन दोनों को करते हैं तो सर 4/6 आता है, जो बोल सकते हैं 2/3। ठीक है सर। इधर है 2 सर और इधर है 3। 2 है और यहाँ है 3। अगर 2 और 3 है तो 2/3 होगा इसका भी सर, ठीक है। ऊपर वाला क्या है सर? 8। 8 तो अपन इसको क्या लेंगे, इधर ले लेंगे तो -8 हो जाएगा और यहाँ -12 हो जाएगा, ठीक है। -8 और -12, मतलब -8 और -12। तो ये प्लस हो जाएगा, 2 से कटेगा 4 बार, ये होगा 6 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। तो 2/3 मतलब सर 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3, मतलब ये क्या है? कंसिस्टेंट। क्या है सर? कंसिस्टेंट। और ये प्योरली कंसिस्टेंट, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और कह सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वैसे सर ये करने हैं बहुत ईजी है, इससे तो हम पता भी कर सकते हैं और आगे जाके हमें पता करने के लिए ही तो आपने ये तरीके बताएं, ठीक है सर। सर आगे वाला क्वेश्चन करेंगे अब सर, आगे वाला क्वेश्चन। तो अपन अगले क्वेश्चन की आगे तरफ बढ़ सकते हैं? हाँ सर बढ़ सकते हैं। तो अपन बढ़ के पहले क्या समझेंगे? अपन पहला क्वेश्चन करेंगे फटाफट, अपन ने वो क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाएंगे, वो तो हम कर लेंगे। ये आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अपन पढ़ेंगे हाफ द पैरामीटर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। एक रेक्टेंगल गार्डन है जिसका हाफ द पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का पैरामीटर जो जो गिवन है, पहले तो क्या लिखते हैं अपन? गिवन लिखते हैं सर। जो जो गिवन होता है वो लिख लेते हैं, ठीक है सर। गिवन लिखा है उसको मत बिगाड़ो, जो गिवन है उसको यहाँ लिख लो, ठीक है। गिवन को लिखते हैं। गिवन क्या? पैरामीटर। पैरामीटर किसका? रेक्टेंगल। क्या होता है? 2l+b, ठीक है। अगर 2l+b होता है फिर हाफ द पैरामीटर, मतलब इसका हाफ, ठीक है। इसका हाफ मतलब इसका हाफ कर दो, 2 से 2 कर दो, मतलब l+b की बात कर रहा है ये। वोज लेंथ इज 5 मीटर लेस, वोज लेंथ इज 5 मीटर, 5 मीटर लेस देन ट्वाइस द विद, विद का ट्वाइस, विद का ट्वाइस, तो विद का ट्वाइस, हाँ तो विद का जो ट्वाइस है 5 मीटर, मतलब अगर मैं 2x भी कर दूंगा किसका? विद का, और उसमें भी अगर मैं -5 कर दूंगा, मतलब उसमें 5 मीटर और कम कर दूंगा, उतनी लेंथ है। लेंथ कितनी है? अगर मैं 2x कर दूंगा विद का, उसमें 5 मीटर लेस भी कर दूंगा तो भी उसकी उतनी लेंथ है। तो उस लेंथ इज 5 मीटर लेस देन द ट्वाइस ऑफ विद के 5 मीटर लेस करने पर उसकी लेंथ आती है काफ। अगर इसको मैं अरेंज करूँ, रीअरेंज करूँ तो कैसे मैं लिख सकता हूँ? L-2W इज इक्वल्स टू -5, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन मिल रही है। इस 45 मीटर, इस 45 मीटर मतलब ये जो फर्स्ट चीज को जो रेफर कर रहा था उसको बोल रहा है 45 मीटर, मतलब हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन, मतलब l+b की वैल्यू बोल रहा है 45। अपन इसमें यहाँ b को क्या लिख सकते हैं? विद, क्योंकि अपन ने विद ले रखा है, ठीक है। तो w l+w इज इक्वल टू 45, मतलब मैंने विद को क्या ले रखा है? विद को मैंने w लिया है। लिखने का काम है, b लिखूंगा w लिखूँ, बात बराबर ही है, ठीक है। तो अपन को क्या मिली? एक इक्वेशन यहाँ से और एक इक्वेशन यहाँ से। तो सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशंस को, ठीक है, ठीक है।
अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एक इक्वेशन क्या थी, एल प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 45, और एक इक्वेशन क्या थी, एल माइनस टू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, मैंने इंडोनेशियन में तो आपको पढ़ा रखा है, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा रखा है, आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है, आप उस पार्ट पे भी जाके पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखना एंड में होगा। ठीक है, इसमें मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी पढ़ा है, क्योंकि उसमें मैंने पढ़ाया नहीं था, क्योंकि मेनली वो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में लिया था, तो बेस पार्ट में जो ओरिजिनल है वही रखता हूँ। इसमें एनसीईआरटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आगे जाके बहुत कम आएगा एनसीईआरटी में, जो मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है। क्या होगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में तो मतलब जो भी साइन है ऊपर उसको चेंज करो। सब सारे क्वेश्चन कोई भी लो, कोई फर्स्ट लो सेकंड क्वेश्चन लो, कोई भी किसी भी क्वेश्चन ले सकते हो, पर उसके नीचे वाले साइन को चेंज करना है, नीचे वाले साइन को चेंज करना है। ये प्लस है तो माइनस लो, माइनस तो प्लस, इनको कोई चेंज नहीं करूँगा, पर सेकंड क्वेश्चन में सब चेंज कर दूंगा। उसके बाद जो चेंज कर दूंगा वही उसकी एक्चुअल साइन हो जाएगा। अभी प्लस इसका एक्चुअल साइन नहीं है, तो आप इसको चाहो तो हटा भी सकते हो कि अभी इसका प्लस इसका साइन एक्चुअल नहीं रहा। ठीक है, तो एल माइनस एल बैठ गया जीरो, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस टू डब्ल्यू का मतलब 3W। ध्यान रखना ये प्लस अभी माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि 2W बड़ा है तो माइनस में आ जाएगा, नहीं इसके चेंज हो गया, प्लस में ही है, ये प्लस में तो प्लस में ही आएगा। 45 प्लस 50, तो W इज इक्वल टू अपने क्या गया 50/3। 50/3 अगर आप मान लोगे तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा ये 1 और 6, और 1 कर देंगे 6 कर देंगे तो 6.66 ऐसे ही कुछ मीटर आ जाएगा अपना, है ना। फिर अब इसमें अपन इसी को ले लेते हैं, इसी को अपन कहाँ डाल देंगे, अपन डब्ल्यू में डाल देंगे। तो एल प्लस 50/3 इसी क्वेश्चन डाल रहे हैं, डब्ल्यू को कोई भी क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड डालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फर्स्ट इक्वेशन डाल रहा हूँ थोड़ी अपने कन्वीनियंस के लिए। तो इसको 3L हो जाएगा प्लस 50, 40, तो 3 को मैं किसी 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, क्योंकि एलसीएम में कर चुका हूँ, एलसीएम मैं कर चुका हूँ। तो 3L प्लस 50 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 से 15 या 12 135। 3L इज इक्वल्स टू 50 माइनस करो तो 135 से 35 कट गया, बचेगा 15, 15 को 100 से माइनस करो तो 85 शायद बचेगा, और L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 85/3। तो 85/3 को भी अगर आप काटोगे तो कुछ बचाएगा पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट्स में आपको आंसर लिखना हो तो आप लिख सकते हो ना, इस फॉर्म में भी आंसर एक्चुअली करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, तो 3 2 6 और 625 आएगा तो 28.33 आई थिंक मीटर इसका आंसर आ जाएगा, और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो जो अपन को क्वेश्चन दे रखी है उससे। आगे क्वेश्चन मजा आया, ठीक है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आपको पता होगा। हाँ, बस वैल्यू स्टेज। ओके, सो एक क्वेश्चन और मिला है, अगर क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। मुझे डायमेंशन बताना है, मुझे क्या बताना है, डायमेंशन का मतलब मुझे एल और डब्ल्यू बताना है। क्या बता सकते हो, ये अभी जस्ट किया है सर, इसी स्टेप में हम कर देंगे, और अगर हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा तो हम डिस्क्रिप्शन में जाके वो सॉल्यूशन देख लेंगे कि उस सॉल्यूशन का आंसर लिखे हुए हैं, हम देख लेंगे हमारा सही है। और अगर हमें नहीं आता है तो हम क्या करेंगे सर, मैसेज करेंगे। किस मैसेज करेंगे, हमारा जो फ्रंट पेज पे नंबर ले रखे हैं उस पर, या फिर आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और हम आपको जल्द से जल्द वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और कुछ भी क्वेरी होगी तो वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी, कोई रिगार्डिंग आपके कोर्स के रिगार्डिंग या आपके कोई टेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। जरूर मैसेज करें, हमें कनेक्ट होने में मजा आएगा। अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या बता रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। अपन को दो इक्वेशन दे रखी है सर, ठीक है हम समझ गए, इसमें ग्राफ निकालना है इक्वेशन का, ठीक है ये भी हम मान लिया। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। अपन को क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस शेयर द। अच्छा सर, क्वेश्चन बड़ा है पर आंसर इजी है। क्या है, अपन को दो इक्वेशन दे रखी है, लिख लेते हैं सर इक्वेशन। अपन को क्या दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इन इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद फिर क्या करना है, इसको ग्राफ में उतारना है। ग्राफ में उतारने के बाद एक्स एक्सिस से एक ट्राइंगल बनेगा, क्या मिलेगा, एक्स एक्सिस से एक ट्राइंगल मिलेगा। अब उस ट्राइंगल को अपन को शेड कर देना, ठीक है। तो अपन पहले एक्स और वाई कर देते हैं। देखो अपन इसको, मैं एक्स और वाई की वैल्यू दोनों की निकाल सकता हूँ अगर मैं एलिमिनेशन या उस मेथड से लगाऊं, पर मुझे उस ग्राफिकल मेथड से लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, ग्राफिकल मेथड का मैंने फॉर्मूला बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, वो जरूर बताया था मैंने, ठीक है। मैंने क्या बोला था, एक्स या वाई का एक बॉक्स बना दो पहले तो, ठीक है। एक्स और वाई को नीचे या ऊपर नीचे इस पॉइंट पे एक नया लिख लो, ठीक है, ऐसे एक बॉक्स बना दो। एक्स की वैल्यू आप जीरो डालो, मतलब अपन को कैसे भी करके उसकी मतलब ऐसी वैल्यू डालनी है कि उसके फ्रैक्शन में आंसर ना है, क्योंकि फ्रैक्शन में फिर अपन को ये ग्राफ में प्लॉट करने में प्रॉब्लम होगी। मैंने कर सकते हैं ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ग्राफ में प्लॉट करने में प्रॉब्लम, इसलिए अपन फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेने की कोशिश करता है। वरना जैसे मैंने यहाँ जीरो डाल दिया, एक्स की वैल्यू क्या डाल रहा हूँ मैं, जीरो डाल रहा हूँ, किसी में भी डाल दूँ, ठीक है। उसकी वाई की वैल्यू देखो, देखो मैं इस लाइन का ग्राफ बना रहा हूँ, किस लाइन का, इस लाइन का ग्राफ बना रहा हूँ, और इस लाइन का ग्राफ बना रहा हूँ अलग से, ठीक है। दोनों लाइन का अलग अलग ग्राफ बनेगा।
ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बनेगा, उसकी बाय फॉर्म दिस लाइन एंड एक्स एक्सेस पे तो ट्राइंगल शेड करना है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने मान लिया, मैंने जीरो मान लिया। देखो फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, ये है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ये है सेकंड इक्वेशन के लिए। मैं दो तीन ज़्यादा आपको दो तीन पॉइंट लेना है, ठीक है। वैसे वर्टिसेस है तो अपन मान सकते हैं ट्राइंगल के लिए तीन पॉइंट इनफ है, कोई भी पॉइंट ले लो वो बन जाएगा। वैसे तो जीरो ले लिया मैंने, अगर यहाँ पर अगर जीरो पुट करता हूँ मैं, क्या यहाँ पर जीरो पुट कर रहा हूँ मैं, पहले यहाँ जीरो पुट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ जीरो पुट करता हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू -1। ठीक है सर, वाई इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ -1 पुट करता हूँ तो क्या होता है, -1 जीरो, तो जीरो आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो 2 -2 आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, ये कुछ पॉइंट्स है। अब मैं एक्स में भी ऐसे फ्रैक्शन में आंसर नहीं आना चाहिए, वरना कुछ भी चलेगा। मैं यहाँ भी जीरो पुट कर देता हूँ तो सर आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, आप करके देख सकते हो, वैसे कोई बात नहीं, आप रफ कॉपी और पेन लेके बैठो तो फिर मैक्स है यार, ये तो लेके बैठना ही जरूरी है यार, ये तो प्री रिक्वेस्ट है। अगर मैं यहाँ 2 ले लूँ, 3 2 6, 6 हो जाएगा तो -6 आ जाएगा इसका। ठीक है, -6 आ जाएगा, इधर +6 हो जाएगा तो मतलब 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, और अगर मैं 1 ले लूँ तो भी सॉल्व हो जाएगा। 1 ले लूँ तो 12 - 3, 12 - 3 मतलब 9, नहीं नहीं नहीं, 9 में वापस फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी तो वो नहीं लेते अपन। अपन लेते हैं अम, क्या ले सकते हैं सर, -1। हाँ -1 नहीं है सर, -1 -2 ले लेते हैं ना, -2 ले लो तो -6 और -12, -6 -18 इधर जाएगा, 8 + 18 हो जाएगा, 2 कटेगा तो 9 आ जाएगा। तो अपने कुछ पॉइंट्स आ गए सर। ठीक है सर, तो अपन देख रहे थे कि ग्राफ मिलेगा नहीं मिलेगा। ओके, तो अपन ने इसमें जाना था कि एक सॉल्यूशन तो आ जाएगा। सर एक सॉल्यूशन तो आ ही जाएगा। एक सॉल्यूशन अगर मिल जाएगा तो अपन आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो इसका पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इसको, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके अपन एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। सर इक्वेशंस क्या क्या हैं, इक्वेशंस हैं x - y + 1 इज इक्वल्स टू 0 और 3x + 2y - 12 इज इक्वल्स टू 0। क्या करें सर, अपन इम्युलेशन लगाए सब्स्टिट्यूशन, आपको क्या लगता है क्या अपन इसको क्या कर सकते हैं, अपन ऐसा करते हैं, इसको इसको तो कर देते हैं। देखो सेम सेम एंगल कहाँ मिल रहे हैं, सेम से एंगल मिल रहे हैं एक्स और 3x पे, प्लस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मतलब अगर इसका साइन चेंज होगा तो ये कट सकते हैं। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको 1 से, तो एक हो जाएगा 3x - 3y + 3 इज इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा, 3x + 2y - 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं इन दोनों को इधर ले लूँ। ठीक है, इन दोनों को इधर ले लेते हैं सब। ये क्या हो जाएगा, -1, और ये हो जाएगा, नहीं -1 नहीं, माइनस, अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो -3 और जाएगा 12। ठीक है, तो इसको 1 से में, तो ये प्लस में ये प्लस में, सबके पहले क्या करना है, जो भी नीचे इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर दो। साइन चेंज कर दी, अब ये इसको ओरिजिनल साइन हो गया, 3x - 3x कट गया सर, ये तो काटना ही था इसलिए तो मैंने बनाया था ये पूरा। तो देखो एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि इसमें लेंदी पार्ट नहीं होता है। इसमें लेंदी पार्ट की कैलकुलेशन जाती है, मल्टीप्लिकेशन जाता है, वरना लेंदी पार्ट, बट सब्स्टिट्यूशन में लेंदी होता है पर उसकी कैलकुलेशन उतनी हार्ड नहीं होती है ना। इसके -3x -2y, तो जो आपको मैंने जो अभी डिफरेंस बताया, इससे आपको जो इजी लगे वो आप मेथड यूज़ कर सकते हो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो माइनस चेंज हो गया तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1, और ये भी हो जाएगा -15। तो y की वैल्यू कितने आ जाएगी, 3, है ना। 15/5 3 हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, तो ठीक है। अब y की वैल्यू किस में डाल दूँ, इस क्वेश्चन में डाल देता हूँ। ये इसी क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं, आप 3 मल्टीप्लाई किया है इसमें, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसी क्वेश्चन में डाल सकते हो, इसी क्वेश्चन में डाल सकते हो, आंसर सही आना है। ठीक है, क्योंकि 3 वैसे भी कॉमन है। तो अगर मैं इसमें ऊपर वाली में डालता हूँ तो x - 3 + 1 इज इक्वल्स टू 0, x - 2 इज इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू हो गई इतनी आ गई 2 का, मतलब 2 और 3 अपन को पॉइंट्स मिल रहे हैं जो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दो लाइंस जो है, ये ऊपर की दो दो लाइंस है, ये ये जो अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे, या फिर और भी अपन नंबर ले सकते हैं, ठीक है, और नंबर लेंगे अपन, थोड़े ज़्यादा नंबर लेंगे जिससे पॉइंट एक इंटरसेक्शन में जाए कि ये लाइंस लगभग, देखो अगर आप देख लो ना तो ये पॉइंट्स कुछ ऐसे होके जाएंगे और ये पॉइंट्स भी कुछ ऐसे होके जाएंगे। ठीक है, अब जहाँ भी जाएंगे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2 और 3 पे, मतलब यहाँ पे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा होगा कि कहीं पे ये लाइन मिल जाएगी। ठीक है, कहीं पे ये लाइन मिल जाएगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। अपन को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से काम था। देखो लाइन तो ग्राफिकल मेथड से अपन को पूछा नहीं है, ग्राफिकल मेथड इसको सॉल्व करो या बनाओ लाइंस को, नहीं, अपन को तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से शेड करना है। तो अगर आप पॉइंट्स देखो ना इसके, अगर वो ग्राफ में प्लॉट करना तो कुछ ऐसे ही पॉइंट्स आएंगे। तो
ऐसा कुछ यहाँ पॉइंट आ जाएंगे। और एक्स एक्सेस का हाँ, उसमें एक चीज़ और दे रखी थी, वो ध्यान रखना क्या दे रखी थी क्वेश्चन में, ये बोल रखा था एक्स एक्सेस के साथ ट्राइंगल बन रहा है पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस यहाँ है, तो इसके साथ ट्राइंगल बन रहा है, मतलब ये ट्राइंगल की बात कर रहे होंगे वो। इसको शेड कर दो, बस ये शेड कर दियो, आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको आपको इस ये वाली चीज़ें आपको डालनी है, जीरो डालो, -1 डालो, 1 डालो, इसमें जीरो टू -1 -2 जो डालो, पॉइंट ऑफ सेक्शन आपको मिल गया 2 3 पे, ठीक है। वो टू और 3 डाल देना, पॉइंट्स को लिख लेना, उसके बाद क्या करना, जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो लिख कर देना, और यहाँ से ट्राइंगल का शेड कर देना, बस ये अपना ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है शायद। मैंने अगला क्वेश्चन आपके लिए बना रखा है, ठीक है, इसको जरूर पढ़ना, इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो आप, मुझे ये गारंटी पता है सर, हम ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, अगर वो क्वेश्चन हम कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस के लिए आप दे दो, हम ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। क्या है, प्रैक्टिस के लिए कर लोगे सर, ठीक है, बस क्या है। और ये अगला ग्राफ ग्राफ प्लॉट कर रखा है, मैंने करने का सोचा था, पर मैं सोच रहा हूँ प्रैक्टिस पे देता हूँ, क्योंकि ईजी है, कुछ नहीं करना है। दो क्वेश्चन को उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो, पहले तो देख लो इनकंसिस्टेंट है कंसिस्टेंट है, ठीक है। फिर क्या कर दो, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लगा दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर इनफाइनाइट है सोल्यूशन है, तो इसका ग्राफ पॉइंट पे 0 1 2 ऐसे डाल दो, वो तो मैंने आपको मेथड बता ही रखा है। क्या करोगे, फिर उसमें डाल के उसको एक लाइन में खींच लोगे, बता दो, छोड़ो। आप पॉइंट बना देना, 2 लाइन बना देना, और उसके बीच में अपन इसमें भी क्या बोल रहा है, इसमें भी एक्स एक्सेस ही पूछ चुका है, तो एक्स एक्सेस के वहां पर जो शेड होगा वो ट्रायंगल शेड कर देना। इजी आंसर सर। सर ये क्वेश्चन हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बस ये ग्राफिकल मेथड आपने पढ़ लिया, ग्राफिकल मेथड आपका पूरा सॉल्व है, पूरा सॉल्व है, पूरा सॉल्व है, मैं कह रहा हूँ यार, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, मैंने क्या एक और क्वेश्चन दे रखा था क्या, अच्छा वो मैंने क्वेश्चन उसके हिसाब से दे रखा होगा, ठीक है सर। तो इसको भी देख लेते हैं, मैं ये वाला करवा के देख लेता हूँ। पहले तो 3/1 इसका वो देखते कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो क्या पता चलता है, देखो इसको -6 करेंगे, क्योंकि अपन को जनरल फॉर्म ये बोलती है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो मतलब एक सॉल्यूशन आएगा इसका भी, एक इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। चलो इससे अपना क्या हो जाएगा कि आगे जो क्वेश्चन है उसको ग्रिप आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक सॉल्व कर ही लेता हूँ, -5 को मैं इधर लेके +5 ले रहा हूँ, ठीक है। क्या करूँ मैं, किसको मल्टीप्लाई करूँ, तो देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव साइंस है। चलो इस बार सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूँ, आप बोलोगे वरना आप तो एलिमिनेशन में सर्च साइड ही हो, सब्स्टिट्यूशन को भी काटता ही नहीं है, अरे मैं काटता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की वैल्यू इधर रखता हूँ, 5 - y कर देता हूँ, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू में डाल देता हूँ 5 - y -2y = 6, ठीक है। ये हो जाएगा 15 - 3y -2y = 6, और 15 इधर चला जाएगा तो -5y, और 6 - 15 -5y इज 12, 9, ठीक है। तो 9 हो जाएगा नेगेटिव का। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9/5, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 9/5। अगर मैं इसमें ये वैल्यू पुट करता हूँ, इसमें अगर ये वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, किस x = 5 - y में अगर मैं y = 9/5 वैल्यू कर पुट करता हूँ, तो कितना हो जाएगा, x 5 - 9/5, 5 + 25 -9/5, ये हो जाएगा 10, ये 5 है, सॉरी, आप 8 मत समझ जाना, वही बात होगी, कुछ और ना समझ जाना, ठीक है। तो 15 तो 16 हो जाएगा, 16/5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 16/5, x आ गया 16/5 और y आ गया 9/5। ये देख लिया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, डालना और सॉल्यूशन कर लेना। ईजी है सर, ग्राफिकल मेथड तो हो ही जाएगा, है ना। ग्राफिकल मेथड में पॉइंट 9/5 कुछ आपको क्या था, 9/5 और 16/5, तो x की वैल्यू पे 16/5 तो आपको मिल जाएगा 6.5, वो 16 पॉइंट थोड़ा आगे होगा, है ना, थोड़ा इस लाइन के तो बाहर ही होगा, तो वहाँ 16 के बीच वाले पॉइंट पे मिल जाएगा, है ना, क्योंकि 5 मतलब उसके आधा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 2 5 3 × 15 है ना, तो 3 × 15 3.5 पे जाएगा, तो ये जाएगा यहाँ कुछ, है ना, 3.5, और हो गया था 9.5, तो 1.8 जाएगा वाया में, तो 1.8 कुछ यहाँ होगा, है ना। वो तो अपन स्केल्स बढ़ा दोगे तो आपको वैसे पता चल जाएगा कहाँ डालना है, तो यहाँ कुछ इसका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो आपको पता चल ही रहा है, मतलब यहीं कुछ आपका वाई एक्सेस पे बन जाएगा, और यहाँ कुछ जो जो पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट मिला देना और ट्राइंगल बना देना, बस खत्म, ट्राइंगल शेड करना है। कलरिंग का काम मैं कराऊँ क्या। तो जैसे कि अपन एक क्वेश्चन कर रहे थे, अपन ने ये अगला क्वेश्चन करना था।
अगले क्वेश्चन में क्या करना है सर, अपन को दो इक्वेशन दे रही है। कौन सी इक्वेशन दे रही है? 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। और एक और इक्वेशन क्या है? 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन। पहली और दूसरी इक्वेशन सर ये दे रखी है, अपन को क्या निकालना है? हैंस फाइंड द फॉर विच y इज इक्वल सर y इज इक्वल्स टू mx प्लस c वाला भी फॉर्मूला। स्ट्रेट लाइन मैंने कहा था, स्ट्रेट वाले काम बहुत काम आता है सर। अपन इसी को एज्यूम करते हैं और आगे और निकालते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। मतलब कोई भी अपन चेक करने के लिए भी इसी को फॉर्मेट को यूज लेते हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c को। अपन को क्या दे रखा है? अपन को सी दे रखा है सर, सी दे रखा है हमें, और 4 हमें वाई और एक्स निकालना है। सर हमें पता है दो इक्वेशन, अगर ये दो इक्वेशन किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती होगी तो सर पहले ये देख लेते हैं इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती है। सर इसका अगर पहले ही अगर करेक्ट नहीं हो रहा होगा तो ये इंटरसेक्ट करेगी। हाँ सर, इसका पहले ही इक्वल नहीं हो रहा है तो ये तो इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है, अगर इंटरसेक्ट कर रही है का मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वहीं स्लोप बनेगी। स्लोप तो सर वहीं बनेगी जहाँ इंटरसेक्ट करेगी। सर इंटरसेक्ट करेगी जहाँ स्लोप अगर बनेगा तो इन दोनों का, इसका जो एक्स और वाई अगर मैं पॉइंट निकाल दूँ इन दोनों से मिला के, तो इन दोनों को अगर मैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स वाई निकाल दूँ और यहाँ पुट कर दूँ और इसमें पुट कर दूँ तो एम निकल जाएगा सर। हाँ, क्योंकि सर स्लोप भी वही है। ठीक है सर, अगर वही निकल जाएगा तो करते हैं सर इसका एलिमिनेशन। कुछ भी लगा देते हैं सर, कुछ भी लगा दो सर। सर सब्स्टिट्यूशन लगा दो। ठीक है सर, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन करते हैं। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करता हूँ, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूँ तो मैं एक्स को इधर ले लेता हूँ, सारी वैल्यूज को उधर ले लूँ। हाँ सर, -3 प्लस 5y अपॉन 4, ये अपनी एक्चुअल सर एक्स की अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे। किस में करेंगे सर? सेकंड इक्वेशन में। किस में सर? इन सेकंड इक्वेशन, इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। ठीक है, अगर अपन पुट करते हैं तो कर लेते हैं सर। सेकंड इक्वेशन में था 6, एक्स क्या आ रहा था सर? आ रहा था -3 प्लस 5y अपॉन 4। ठीक है सर, अगर ये आ रहा है, और सेकंड इक्वेशन में आगे क्या था? 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। सर क्या यही था? 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15 सर। ठीक है, अगर आगे करते हैं अपन सर, आगे ये करेंगे माइनस, इसको तो कर देते हैं, इसको 2 से काट देते हैं तो ये 2 बार कट जाएगा और ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 बाय 3 बार, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करना रहा सर। अगर इसका 3 बाय 3 से मल्टीप्लाई तो 3 × 9 और प्लस 15y, इधर 2 बचा तो 2 का एलसीएम होगा तो 3 × 6y, और इधर 2 पूरा एलसीएम हो जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 से। ठीक है सर, तो इधर हो जाएगा 15 प्लस 6 21, 21y, और 30 प्लस 9, तो 21y इज इक्वल्स टू 39। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 39/21। तो इसको 3 से सर कर सकते हैं, 13/7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर? 13/7। अगर 13/7 y की वैल्यू आ गई तो x में पुट कर दें। x कौन सा सर? ये जो x में डाला था अपन ने उसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो x इक्वल्स टू -3 प्लस 5 13/7/4। ठीक है सर, तो ये जाएगा -3 प्लस 13 5 से 65/7/4। ठीक है, तो 7 से 21/6 प्लस 65/7/4/1, तो ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर सर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -21 प्लस 65/7/4/1, इससे मल्टीप्लाई से ये आ जाएगा सर। ये हो जाएगा अपना 4 और 4 44 सर। हाँ 44 सर, 44 हो जाएगा पॉजिटिव में, और ये हो जाएगा 21। इसको 2 से काट लूँ सर? हाँ 22, नहीं सर 2 से तो नहीं कटेगा, ये किसी और से कटेगा। सर वापस देख लेते हैं सर, -3 प्लस 5 13/7/4, तो 13 5 ज़ा 15, 65 सर, 65/7, 7 3 ज़ा 21, और ये पूरा हो जाएगा एलसीएम, तो 7 4 ज़ा 20। सर यही तो मिस्टेक कर दो आप। सर 7 4 ज़ा 28 था तो 44/28, तो 2 से कटेगा तो 22, आ जाएगा 14, 11/7, तो 11/7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 11/7, 11/7। तो अपन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 4 में वैल्यू डाल सकते हैं। हाँ से डाल सकते हैं। क्या था? एक तो 13/7 था y, एम एक्स था 11/7 प्लस 4। ठीक है, तो 13/7 - 4, कॉन्स्टेंट एक साइड और वेरिएबल एक साइड। ठीक है सर, फिर हो जाएगा, ये हो जाएगा 11m/7 इज इक्वल्स टू 7 4 13 -28/7, तो 11/7 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा सर 13 है तो 7 हो जाएगा, 7 8 6 15, तो 15/7 माइनस का 7 से 7 कट हो जाएगा,
तो बचा क्या सर, m इज इक्वल्स टू -15/11। -15/11 सर क्या आ रहा है अपना स्लोप। स्लोप की वैल्यू अपन को मिल गई और यही अपना आंसर सर निकालना था। अपन को m की वैल्यू निकालनी थी, जो अपन निकाल दी, कितनी आई, 15/11, 10/11। ठीक है ये। इसका भी करके देख लेते हैं। इसका अगर हमने कर दिया तो हमें तीसरा क्वेश्चन तो सर आप हमें दे सकते हो। तीसरा क्वेश्चन तो दूसरा, ये तो ये वैसे तो प्रैक्टिस के लिए है, बट एक बार और कर लेते हैं सर इसका भी।